हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। जैसा कि आपको पता है मैंने चैप्टर नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 1 ख़त्म किया था उसमें मैंने जो सेक्शन दिए गए हैं इस वाले चैप्टर में 29 से 42 सेक्शन है, 14 सेक्शन है इसमें। तो 14 सेक्शन में मैंने 7 सेक्शन को कवर कर दिया था, यानी कि 29 से 35 तक हम उस वीडियो में पढ़ चुके थे। काफ़ी बड़ा चैप्टर था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि सेक्शन नंबर 36 से 42 इसमें क्या दिया गया है, इसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मेन जो रोल है, एक तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का रोल है और एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में ज़्यादातर बताया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज क्या रहने वाला है हमारे लेसन में। तो दोस्तों उससे पहले मैं थोड़ा सा वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर नए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके साथ आप चैनल पे विजिट करके देखिए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ तक कि अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो सिलेबस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ तक कि आप टेक्निकल डायरेक्टर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी यहाँ पर चीज़ें आपको लगभग चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पहले के भी सारे नोट्स मिल जाएंगे। उन नोट्स को आप अपने पास रखते जाइए, जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना तो आपको उसको पढ़ने में आसानी रहेगी, आप एक बार में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के हमारे लेसन में क्या रहने वाला है। तो जो आज का हमारा लेसन है वो आपको पता ही है, इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट चैप्टर नंबर 7, जिसका पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। तो इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूं जिसको नहीं पता है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट का मतलब यही होता है कि जो भी एक्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए गए हैं फूड को लेकर के, तो उनका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो उनको डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट में जो इम्प्लीमेंट करने का उनका जो प्रोसीजर है, उसको इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट। तो इन्फोर्समेंट क्या होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, यानी कि उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसीजर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर बात करें तो जो हमारे 12 चैप्टर हैं FSS यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में, 12 चैप्टर में 7 चैप्टर खत्म हो गए हैं, यानी कि 7वां चैप्टर आज हम पढ़ेंगे तो आज ये भी फिनिश हो जाएगा। 3rd चैप्टर को हम बाद में देख लेंगे, बाकी के चैप्टर को हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। बाकी अदर जो भी चीज़ें हैं वो मैं कवर करते चल रहा हूँ। तो देखते हैं क्या रहने वाला है आज के हमारे लेसन में। तो ये पहले मैं फिनिश कर चुका था सेक्शन नंबर 29 से 42, जिसने भी नहीं देखा है जा कर के देख सकता है। तो इन सब बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 36 से सेक्शन नंबर 42। तो सेक्शन नंबर 32 की अगर बात करें तो स्पेशली हम डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में ये जो 2 सेक्शन है आप इनको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि सेक्शन नंबर 37 और सेक्शन नंबर 38 में क्या है। 36, 37, 38 इन तीनों में याद रखिए और 39 में भी याद रखिए क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 36 डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। सेक्शन नंबर 37 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और सेक्शन नंबर 38 जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि सेक्शन नंबर 38 में पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे सेक्शन नंबर 39 में लायबिलिटी ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस हैं, कुछ सर्टेन केसेस हैं, उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 40 परचेजर मे हैव फूड एनालाइज्ड, यानी कि जो परचेजर होता है, जो खरीदार होता है, उसके द्वारा भी फूड को एनालाइज किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा वो हम आगे देखेंगे। सेक्शन नंबर 41 में आप देखेंगे कि पावर ऑफ सर्च होता है, सीजर होता है, यानी कि सीज कर देना, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल की जो भी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन, देखिए इसमें बताया गया है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कोर्ट में उसके खिलाफ अगर कोई क्राइम है, अगर वो कोई क्राइम या ऑफेंस करता है तो उसके अगेंस्ट कैसे प्रोसीजर चलाया जाएगा, ये सेक्शन नंबर 42 में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो 1 बाय 1 हम देखते चलते हैं क्या है, ठीक है। तो देखेंगे हम धीरे धीरे एक एक के बारे में। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 36 की अगर बात करें तो जिसमें बताया गया है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में।
तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर से आप भली भांति परिचित होंगे कि एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है, एक तरीके से वो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है फूड के डिपार्टमेंट में, तो वो होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। और इसका रिक्रूटमेंट तो आपको पता ही है कि पीसीएस के थ्रू होता है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के थ्रू होता है। और इसका एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वो पीएससी कराता है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली डेजिग्नेटेड ऑफिसर बन सकते हैं जिन लोगों को बनना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसमें, तो कमिश्नर ऑफ जो फूड सेफ्टी होता है वो अपॉइंट करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, तो जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करता है। इसके साथ ही साथ अगर जो उसकी रैंक होती है, जैसे आपने देखा होगा सब डिवीज़न ऑफिसर एसडीओ जिसको बोलते हैं, तो उसकी रैंक भी एसडीओ से नीचे नहीं होगी, या उसके बराबर हो सकती है, या फिर थोड़ा सा अबव भी हो सकती है, ठीक है। तो देयर शैल बी अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रत्येक शहर के लिए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो क्या वर्क करता है, उसके मेजर वर्क क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जो लाइसेंस होता है ना, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर जो लाइसेंस लेता है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उसके लाइसेंस को इशू भी कर सकता है और उसके लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी इसके पास होती है। उसके बाद में टू प्रोहिबिट द सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड, ये किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड, यानी कि कोई भी फूड अगर मार्केट में बिक रहा है तो उसकी सेल को क्या कर सकता है, रोक सकता है। सी में दिया गया है टू रिसीव रिपोर्ट एंड सैंपल ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड फ्रॉम फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन एंड गेट देम एनालाइज। कहने का मतलब ये है कि अपनी गाइडेंस में ये क्या करेगा, अपने अंडर गाइडेंस में क्या करेगा, ये जो रिपोर्ट होगी उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। उसके साथ ही साथ क्या करेगा, सैंपल ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड फ्रॉम फूड सेफ्टी ऑफिसर। देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर से एक तो ये क्या करेगा, जो भी सैंपल वो कलेक्ट करता है उसको ये रिसीव करेगा, और जो उससे रिलेटेड रिपोर्ट होगी उसको रिसीव करेगा। इसके साथ ही साथ जो फूड की एनालिसिस होती है उसको भी ये करवा सकता है, ठीक है, जो कि फूड एनालिस्ट करेगा। तो ये अपनी निगरानी में ये सारे काम करवाता है, ठीक है। उसके बाद में टू मेक रिकमेंडेशन टू कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फॉर सैंक्शन टू लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन का मतलब एक तरीके से सजेशन दे सकता है फूड कमिश्नर को, किससे रिलेटेड, सैंक्शन टू लॉन्च प्रोसिक्यूशन। देखिए प्रोसिक्यूशन लॉन्च का मतलब ये होता है, सैंक्शन का मतलब ये होता है किसी चीज़ की मंजूरी देना, ठीक है। तो उसको मंजूरी देने के लिए एक तरीके सलाह दे सकता है, किसको, फूड कमिश्नर को, किससे रिलेटेड, प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए। देखिए प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कोर्ट में अगर उसके खिलाफ कोई क्राइम को साबित करने के लिए जो भी प्रोसीजर चलाया जाता है, अगर कोई दोषी है उसको कोर्ट में ले गए, उसको साबित करने के लिए, उसके गुनाह के साबित करने के लिए जो भी प्रोसीजर चलाया जाता है, जो भी प्रोसीजर यूज़ होता है उसको हम प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो सैंक्शन टू लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन कंट्रावेंशन ऑफ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, अगर वो उल्लंघन करता है जो भी एक्ट्स में चीज़ें दी गई हैं, उसके साथ ही साथ जो भी उसको सज़ा और उसके साथ दंड सज़ा जो भी देना होता है ना, उसको लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं उसको एक तरीके से फूड कमिश्नर को ये क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है कि सर ऐसा ऐसा है कि आप सैंक्शन लॉन्च कर दीजिए, ठीक। उसके बाद में सेक्शन नंबर 37 में जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 37 है फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बताया गया है। तो द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल नोटिफाई अपॉइंट सच पर्सन एज ही थिंक फिट। देखिए यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है फूड कमिश्नर करता है। तो फूड कमिश्नर जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो क्वालिफिकेशंस के लिए परेशान रहते हैं कि हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं, मेरे पास ये है, तो आप ध्यान रखिए कि ये जो भी क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब किए गए हैं ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसमें फूड कमिश्नर भी कुछ नहीं कर सकते, डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है FSSAI की तरफ से, उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उसमें अगर लिखा है कि ये 5 से 6 लोग ही अप्लाई कर सकते हैं तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगा है तो ग्रेजुएशन ही अप्लाई करेगा, मास्टर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती हैं, इन सबको लेकर के एक कमेटी बैठती है तो वो डिसाइड करती है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जो भी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान होना बंद कर दीजिए।
उसके बाद में बात करते हैं सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38 की अगर बात करें तो इसमें पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बताया गया है। तो पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या है, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला है ही टेक अ सैंपल फ्रॉम एनीवेयर। ये एनीवेयर यानी कहीं से भी फूड, जहाँ पे भी फूड का स्टोरेज हो या फिर फूड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कहीं से भी स्टोर से, रेस्टोरेंट से, कहीं से भी, रेलवे स्टेशन, कहीं से भी क्या कर सकता है, फूड के सैंपल को कलेक्ट कर सकता है फॉर द एनालिसिस के लिए कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद में सीज एनी आर्टिकल ऑफ फूड, किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को वो क्या कर सकता है, सीज कर सकता है। अगर उसे ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है कि उस आर्टिकल ऑफ फूड से जो भी एक्ट एंड रेगुलेशंस हैं उसका उल्लंघन हो रहा है, यानी कि कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट अगर हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, उसको सीज कर सकता है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में ये दिया गया है, कीप इन द सेफ कस्टडी ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर सच आर्टिकल ऑफ फूड आफ्टर टेकिंग अ सैंपल एंड सेंड द सेम फॉर एनालिसिस टू अ फूड एनालिस्ट। ये क्या कर सकता है, जो भी फूड है उसको अगर वहाँ से वो लेता है, अगर वो उसको सैंपल को कलेक्ट करता है, उसके साथ ही साथ पॉइंट नंबर थर्ड में क्या बताया गया है, पॉइंट नंबर थर्ड में ये दिया गया है, कीप इन द सेफ कस्टडी ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर सच आर्टिकल ऑफ फूड आफ्टर टेकिंग अ सैंपल एंड सेंड द सैंपल फॉर एनालिसिस टू अ फूड एनालिस्ट। कहने का मतलब ये है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, सैंपल को कहाँ से कलेक्ट करेगा, जो भी फूड है वहाँ से, फूड स्टोर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से सैंपल को कलेक्ट करेगा। उसके बाद में उस फूड बिजनेस ऑपरेटर के जो भी आर्टिकल ऑफ फूड है उसको अपनी कस्टडी में रखेगा और उसके बाद में उसको भेज देगा कहाँ पे, फूड एनालिस्ट के पास में एनालिसिस के लिए। तब तक कि अपने पास में वो कस्टडी में रखेगा उस फूड को, जब तक कि जैसे रिपोर्ट नहीं आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में ये दिया गया है, द फूड सेफ्टी ऑफिसर में एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी प्लेस वेयर द आर्टिकल ऑफ फूड इज मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड और फॉर सेल और स्टोर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर और एनी अदर आर्टिकल ऑफ फूड। कहने का मतलब ये है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो कहीं पे भी एंटर कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, चीज़ों को मतलब जांच सकता है, चेकिंग कर सकता है एक तरीके से, ठीक है। जहाँ भी फूड मैन्युफैक्चर हो रहा हो या फिर फूड को स्टोर किया गया हो, कुछ भी हो, फूड से रिलेटेड कोई भी एरिया हो, वो जहाँ जा करके उसको कोई रोकेगा नहीं, वो एंटर कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है और वहाँ से सैंपल भी ले सकता है एनालिसिस के लिए, ठीक। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 में ये दिया गया है, कुछ लिमिटेशंस हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। ये हैं कि जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा मे इन्फॉर्म टाइम टू टाइम इशू गाइडलाइंस विथ रिगार्ड्स टू एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर। एक्सरसाइज ऑफ पावर का मतलब ये है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो भी पावर का यूज़ करेगा, जो भी पावर्स को प्रयोग करेगा, उसको लेकर के जो कमिश्नर होगा वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी करेगा, ठीक है, विच शैल बी बाइंडिंग, एक तरीके से उसको रोकने के लिए, बाइंड करने के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर को, जिससे वो अपनी मनमानी ना करे, कुछ भी ना करे। प्रोवाइडेड दैट द पावर ऑफ सच फूड सेफ्टी ऑफिसर also be revoked for a specific period by the commissioner of food safety। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उसकी पावर को कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है, कुछ टाइम के लिए रद्द किया जा सकता है फूड कमिश्नर के थ्रू, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास पावर्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो कल को अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं तो प्लीज़ किसी को ऐसे परेशान मत करिएगा, आपके ऊपर भी फूड कमिश्नर हैं तो वो आपके ऊपर जब भी चाहेंगे तो बाइंडिंग्स लगा सकते हैं, ठीक। और सेक्शन नंबर 39 की अगर बात करें तो सेक्शन नंबर 39 में ये बताया गया है, लायबिलिटी ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ सर्टेन केसेस हैं जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्या लायबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या उसके दायित्व होंगे या फिर उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियाँ होंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं इस बारे में। तो एनी फूड सेफ्टी ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस एक्ट और द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर हु। कहने का मतलब ये है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो अपनी पावर्स का यूज़ वैसे ही करेगा जो भी एक्ट एंड रेगुलेशंस में जो पावर दी गई हैं उसी के अनुसार वो उन पावर्स का यूज़ करेगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद में देखेंगे पॉइंट नंबर ए जो है इसका, इसमें ये दिया गया है, विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, यानी कि बिना किसी रीजनेबल आधार पे सीज एनी आर्टिकल ऑफ फूड और एडल्ट्रेंट, किस एनी आर्टिकल ऑफ फूड और एडल्ट्रेंट को क्या कर सकता है, वो सीज कर सकता है, लेकिन वो जो अपनी पावर्स का यूज़ करेगा जो भी एक्ट्स में लिखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग करेगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर बी में क्या दिया गया है, देखिए पॉइंट नंबर बी में दिया गया है,
commits any other act to injury of any person without having reason to believe that such act is necessary for the execution of his duty shall be guilty of an offence under this act and shall be liable to penalty which may extend to 1 lakh rupees provided that in case any false complaint is made against a food safety officer and it is proved so। देखिए इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर कुछ ऐसा कार्य करता है, कोई ऐसा काम करता है, किसी पर्सन को उससे अगर कुछ नुकसान पहुँचता है विदाउट एनी रीज़न टू बिलीव, लेकिन ऐसा काम करना ज़रूरी नहीं था, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास उस काम को करने के लिए कोई रीज़न नहीं था, यानी कि एग्जीक्यूशन फॉर हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी के लिए वो ज़रूरी नहीं था, नेसेसरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है और उससे किसी व्यक्ति को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए शैल बी गिल्टी, उसके लिए वो दोषी पाया जाएगा इस अपराध के लिए अंडर दिस एक्ट। शैल बी लायबल टू पेनाल्टी, वो पेनाल्टी उसके खिलाफ जो है उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, कितना, 1 लाख रुपए तक पेनाल्टी हो सकती है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन केस एनी फॉल्स, बशर्ते, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर कोई झूठी कंप्लेन करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर के खिलाफ और ये बात साबित हो जाती है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के खिलाफ किसी ने झूठी शिकायत की है, तो जो कंप्लेनेंट होगा यानी कि शिकायतकर्ता जो होगा शैल बी गिल्टी, तो शिकायतकर्ता जो है वो दोषी पाया जाएगा इस अपराध के लिए, इस एक्ट में ये लिखा हुआ है, तब उसको भी इसकी सज़ा मिलेगी और उसके साथ ही साथ उसको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। जो फ़ाइन होगा वो 50,000 रुपये होगा, मिनिमम 50,000 रुपये होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है मे बी एक्सटेंड अप टू 1 लाख, यानी कि 50,000 से कम नहीं होगा और 1 लाख रुपए तक हो सकता है। तो कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के खिलाफ जो है झूठी शिकायत नहीं कर सकता है और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी कुछ ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। सेक्शन नंबर 40 की अगर बात करें, इसमें लिखा गया है परचेजर मे हैव फूड एनालाइज्ड, यानी कि जो परचेज़र होता है, यानी कि जो खरीदार होता है, वो भी फूड को एनालाइज कर सकता है, यानी कि वो भी फूड की एनालिसिस करवा सकता है अपनी तरफ से। तो नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल बी हेल्ड टू प्रिवेंट अ परचेजर ऑफ एनी, यानी कि ऐसा इस एक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है, ऐसा इस एक्ट में कुछ भी नहीं लिखाया गया है अदर देन द फूड सेफ्टी ऑफिसर, यानी कि कोई रोक नहीं लगाई गई है परचेज़र को लेकर के, ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है इस एक्ट में। तो जो परचेजर होगा हैविंग सच आर्टिकल एनालाइज्ड बाय द फूड एनालिस्ट ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, वो पेमेंट करेगा उसका और पेमेंट करके वो क्या कर सकता है, अपने फूड को एनालाइज करवा सकता है, वो फूड एनालिस्ट को भेज सकता है कि हाँ मुझे ये फूड की एनालिसिस करानी है, एनालिसिस करवा सकता है, ठीक है। लेकिन जो परचेज़र है उसको ऐसा करने के लिए प्रोवाइडेड दैट सच परचेजर शैल इन्फॉर्म द फूड बिजनेस ऑपरेटर, ऐसा करने के लिए अगर वो फूड को परचेज़ करता है, ठीक है, अगर उसका इरादा है कि वो फूड को एनालिसिस करेगा, फूड की एनालिसिस करवाएगा, फूड को एनालाइज करेगा, इसके लिए तो वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को इन्फॉर्म करेगा इस बारे में, ठीक है, तभी वो करवा सकता है, ठीक। उसके बाद में प्रोवाइडेड फर्दर इफ़ द रिपोर्ट ऑफ फूड एनालिस्ट shows that the article of food is not in compliance with the act or the rules or regulation made there under, the purchaser shall be entitled to get refund to the fees paid by him under his section। उसके बाद में क्या होगा, अगर कि ये पाया जाता है, या अगर ये पाया जाता है कि जो भी एनी आर्टिकल ऑफ फूड है, पाया जाता है कि उसका पालन जो है ठीक से नहीं हुआ है, तो फूड जो परचेज़र है उसको तो पेमेंट जो है उसको वापस मिल जाएगा, उसका जो पैसा है उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना, ये सारी फूड बिजनेस ऑपरेटर की बनेगी, क्योंकि फूड को बना कौन रहा है, जो फूड की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फूड बिजनेस ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो जो भी पैसा, जो भी फीस अगर पे करता है फूड परचेज़र, जो भी फीस पे करता है उस फीस को क्या किया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इस सेक्शन में लिखा हुआ है। और जो रिफ़ंड होगा ना, वो भी उसका जो प्रोसीजर होगा वो एक्ट में जैसे भी दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, उसके बाद में इन केस the food analyst find the sample in contravention of the provision of this act and rules and regulation made thereunder,
द फूड एनालिस्ट क्या करेगा अगर कंट्रावेंशन पाया जाता है, सैंपल इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर पाया जाता है कि जो एनी आर्टिकल ऑफ फूड है उससे फूड का अगर उल्लंघन हो रहा है, अगर ऐसा रिपोर्ट में पाया जाता है तो फूड एनालिस्ट क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। उसके बाद में डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करेगा, प्रोसीजर चलाएगा किस सेक्शन के तहत, जो भी सेक्शन नंबर 42 में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके तहत वो क्या करेगा, आगे कार्यवाही करेगा। तो देखते हैं सेक्शन नंबर 42 में क्या है आगे। उसके पहले सेक्शन नंबर 41 में देखते हैं। सेक्शन नंबर 41 में ये लिखा है कि पावर ऑफ सर्च, सीजर, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, कहने का मतलब है कि जो जांच पड़ताल और जो भी चीज़ें होती हैं, सीज करना, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें क्या दिया गया है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31। देखिए ऐसा कुछ ना लिखे होने के बावजूद भी सेक्शन नंबर 31 का जो सब सेक्शन 2 है, जब आप उसको देखेंगे उसमें जैसे मैंने कि आपको बताया था कि लाइसेंस से रिलेटेड उसमें बताया गया है, उस सेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। उस सेक्शन में ऐसा कुछ ना लिखे होने के बावजूद भी फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है एनी प्लेस पे, सीज कर सकता है एनी आर्टिकल ऑफ फूड को और एडल्ट्रेंट को, इफ़ देयर इज़ रीजनेबल डाउट अबाउट देम बीइंग, अगर कोई रीजनेबल डाउट है, अगर उसको लगता है कि हाँ ये फूड है, इससे एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो उसको सीज कर सकता है। इन्वॉल्व इन कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, अगर उस आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के कोई कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस में इन्वॉल्व है रिलेटेड टू फूड, तो उसको सीज कर सकता है। एंड शैल देयर आफ्टर इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उसके बाद में ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा इन राइटिंग, एक रिटन में लिख करके ये फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी इस बारे में इन्फॉर्म करेगा। इसी का जो पॉइंट नंबर 2 है, सेव एज इन दिस एक्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया गया है, पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है सेव एज इन द एक्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। देखिए 1973 वाला जो हमारा CRPC का नाम आपने सुना होगा, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है अगर इस एक्ट के अनुसार अगर कंट्रावेंशन पाया जाता है तो जो भी आगे प्रोसीजर चलाया जाएगा ना, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। ठीक है, उसमें जैसे रिलेटिंग टू सर्च और सीजर, समन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ही आगे बढ़ाई जाएंगी, जो भी कार्रवाई होगी। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन नंबर 42 की बात करते हैं जी, हमारा लास्ट है इस चैप्टर का। तो सेक्शन नंबर 42 की अगर बात करें तो इसमें ये दिया गया है प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। देखिए प्रोसिक्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया, इस टर्म को समझ लीजिए। इसका मतलब यही होता है कि किसी को ऑफिशियली एकदम मतलब कानूनन तरीके से जब किसी को अदालत में पेश किया जाता है उसके ऊपर, देखिए प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये है जब किसी को अदालत में पेश किया जाता है, अगर वो कहीं पे दोषी पाया जाता है, ठीक है, उसको अदालत में जब पेश किया जाता है तो उसके ऊपर जो भी क्राइम को साबित करने के लिए जो भी प्रोसीजर चलाया जाता है उस पूरे प्रोसीजर को हम प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो द फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस, ड्राइंग सैंपल, इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सैंपल को लेने के लिए, और सेंड टू द फूड एनालिस्ट। ये 3 काम के लिए जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद में द फूड एनालिस्ट आफ्टर रिसीविंग द सैंपल, जब फूड एनालिस्ट जो सैंपल को रिसीव करेगा, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर ने इसको भेजा होगा, एंड सैंपल फ्रॉम द फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल एनालाइज द सैंपल एंड सेंड द रिपोर्ट। उसके बाद में इस रिपोर्ट को वो क्या करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास भेजेगा और फूड कमिश्नर के पास भेजेगा। जो भी भेजेगा ना वो सारा चीज़ें जो है ना विद इन 14 डेज होंगी, 14 दिनों के अंदर ये सारा काम होगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखेंगे जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास जब चीज़ें जाएंगी तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ फूड एनालिस्ट, जो फूड एनालिस्ट से उसको जो रिपोर्ट मिली है वो क्या करेगा, उसको जांचेगा, उसका रिव्यू करेगा या फिर उसकी स्क्रूटनी करेगा। ठीक है,
shall decide as to whether the contravention of is punishable with imprisonment or fine only, and in the case of contravention punishable with imprisonment, he shall send his recommendation within 14 days to the Commissioner of Food Safety for sanctioning prosecution। फूड डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है पूरी तरीके से स्क्रूटनी करेगा। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे कंट्रावेंशन ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड हुआ है और इसके लिए जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा फूड कमिश्नर को कि सर ऐसा है कि आप जो है सैंक्शन प्रोसिक्यूशन को लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया कि सैंक्शन प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करेगा कि बोलेगा फूड कमिश्नर को कि सर जो भी है, जो भी कंट्रावेंशन हुआ है फूड को लेकर के, इससे रिलेटेड आप क्या करिए, सैंक्शन को लॉन्च कर दीजिए, जिससे हम आगे का प्रोसीजर बढ़ा सकें और जो भी दोषी है, जिसने भी ऑफेंस किया है, उसको सज़ा मिल सके। ठीक है, उसके बाद में द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल कम्युनिकेट हिज डिसीजन। दोनों लोग आपस में बात करेंगे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड कमिश्नर, उस टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर एंड कंसर्न विद फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसके साथ ही साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी डिस्कशन होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो भी चीज़ों को देख रहा है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर, असलियत का पता उसको ज़्यादातर होगा। ठीक है, ऑफिसर हु शैल लॉन्च प्रोसिक्यूशन बिफोर कोर्ट of ordinary jurisdiction or special court as the case may be, and such communication shall also be sent to the purchaser if the sample was taken under section 40। उसके बाद में क्या होगा कि जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके बाद में उसको ऑल्सो सेंड टू द परचेज़र, उसको परचेज़र के पास भी भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो तीन जो है आप इनका रोल याद रखिए, एक तो फूड सेफ्टी ऑफिसर, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड कमिश्नर। देखिए तीनों ही आपस में मिल करके एक प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में समझा और फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझा। ठीक है, आप बस धीरे धीरे चीज़ों को सुनते रहिए। बाकी आपको आगे कोई भी आप बुक्स पढ़ते हैं या फिर फूड से रिलेटेड कोई न्यूज़ अगर निकलती है तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अच्छे लग रहे हैं अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसके साथ ही साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो पीछे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको लेसन्स कैसे लग रहे हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।